नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ आज जो शख्स हैं उनका नाम है नीरज सर। और मैं बोलूं, जितने भी सुरीले लोग आप सुन रहे हैं ना, नीरज सर की बहुत बड़ी उसमें योगदान है उन सुरों को आपके सामने लेकर आने में। हाउ आर यू नीरज सर? थैंक यू मैम। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? हाँ सर, बताइए, इतने सारे गुणी लोगों के बीच में बैठकर कितना आनंद लेते हैं आप? अरे बाप रे। मैं अपने आप को क्या समझूं, मतलब बहुत कृपा है भगवान की कि जनरली कैसा होता है। मैं भोपाल से हूँ और मुंबई शिफ्ट हुआ 7 साल में। तो मतलब मुझे ये लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे वही काम करने मिल रहा है जो जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। म्यूजिक म्यूजिक के बीच में रहता हूँ, इतने अच्छे बच्चों के साथ रहता हूँ। जजेस आते हैं, गेस्ट आते हैं जो म्यूजिक में ऑलरेडी बहुत नाम है, जिनका बड़ा नाम है। उनके एक्सपीरियंसेस सुनना और एक बच्चों के साथ रह के एक गाने को कैसे, गाना कैसा बना है, और उनके उनका एक एक्सपीरियंस है। लता जी का गाया हुआ गाना है, अगर अभी अरुणिता गा रही है तो एक उस अरुणिता के साथ बैठ के उसकी उम्र का बन के वो गाना कैसे अ, एक अरुणिता के सोल में जाके वो कैसे पनपता है, वो देखना एक कमाल की चीज है। मतलब अद्भुत है। आई एम श्योर। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि सर, ये लोग जब स्टार्टिंग में आते हैं तो कुछ एक लोग सीख कर आते हैं, पूरा क्लासिकल सीख कर आते हैं, कुछ एक लोग क्लासिकल नहीं सीख कर आते हैं, जैसे पवनदीप है वो या प्रॉपरली ट्रेनिंग जो एक गुरु शिष्य परंपरा में शायद क्लासिकल सीख कर नहीं आते हो, या जिस भी तरीके से नेचुरल सिंगर्स होते हैं, तो उनमें ऐसा क्या चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस हर दिन, हर हफ्ते निखरती चली जाती है? मुझे क्या लगता है ना कि क्योंकि अपन बड़े बच्चों का भी शो कर रहे हैं, तो जो सीखा हुआ बच्चा है उसको थोड़ा, क्योंकि अब जो अपना रियलिटी शो है वो अधिकतर पॉपुलर म्यूजिक की तरफ है, मतलब बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ है, जिसमें एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंसिएशन, वो जो एक गाना बना हुआ है उसको किस अदायगी से पेश करना है, वॉइस कल्चर हुआ, ये ज्यादा मैटर करता है। कि आप कितना सीखे हो ये उतना मैटर नहीं करता, आप कितना जल्दी उसको ग्रास्प करते हो, उस गाने को कितना जल्दी समझते हो। जैसे किशोर कुमार साहब थे, मतलब किशोर सर थे, क्योंकि उनकी एक तो एक्टर थे लेकिन वो जितनी जल्दी समझते थे। सभी लोग जितने बड़े बड़े सिंगर, लता जी, आशा जी, हाँ, अगर जो सीखा हुआ है वो शायद अगर प्रॉपर तरीके से सीखा है और वो गाने को समझता है तो वो जल्दी ग्रास्प करेगा। लेकिन हम लोग के हिसाब से ना, जो सीखा हुआ नहीं है वो चूंकि थोड़ा खाली होता है ना, तो उसको जल्दी समझाने में हमको आसानी होती है, क्योंकि उसको एक पॉइंट प्रूव करना होता है कि अच्छा, मुझे सारेगामा की भाषा नहीं आती लेकिन मैं गाना बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सकता हूँ, सर आप बताओ कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना अच्छा सरेंडर करो ना किसी भी चीज पे, म्यूजिक में, मतलब गाना मिल रहा है आपको तो आप उसको मानो कि लता जी ने नहीं गाया है, मुझे पहली बार मिला है, ये मेरे लिए बनाया गया है, मेरे लिए कंपोज किया हुआ है, मेरे लिए लिखा गया है। तो आप उसको ना अलग एक जिम्मेदारी के साथ निभाते हो। Say something about you and your passion for love and for music. तो मैं भोपाल से हूँ, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन भोपाल ओनली। फिर मिडिल स्कूल मेरा गुजरात में हुआ, बड़ौदा में। फिर हाई स्कूल वापस एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, तो आदिवासी इलाका है झाबुआ। हाँ, तो झाबुआ। पापा मेरे प्राइवेट फर्म्स में थे तो उनका जॉब शिफ्ट होता रहता था, तो इस कारण से फिर गुजरात, फिर वापस मध्य प्रदेश, फिर वापस मैंने 12th से फिर कॉलेज वॉलेज सब भोपाल में किया। और मेडिकल की पढ़ाई की शुरू शुरू में। और फिर ऐसा लगा कि क्योंकि सबके घर में ऐसा होता है कि प्लीज ये करो, मतलब अच्छा होगा, और मैं बड़ा हूँ घर में, तो मुझे भी अच्छा लगता था। पर म्यूजिक का कीड़ा था क्योंकि मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो से सिंगर थी और उनको मैंने बचपन से सुना है, उन्हीं से मैंने जो भी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, गाना क्या होता है, कंपोज कैसे करते हैं, वो मम्मी से सीखा। और फिर कॉमर्स लिया। कि कॉमर्स मैंने इसलिए लिया कि हमारे भोपाल में एक जगह है भारत भवन करके, बहुत हाँ मशहूर हाँ जगह। हाँ, अरे मेरी फेवरेट जगह है। तो वहाँ वहाँ पे ना मुझे लाइब्रेरी और वहाँ पे थिएटर बहुत होता था। तो मुझे ये चाहिए था कि ऐसा कॉलेज ढूंढूं जो मैं अटेंडेंस लगा के पूरा दिन मैं भारत भवन में रहूं। काम बहुत था, काम बहुत कर रहा था मैं वहाँ पे, थिएटर म्यूजिक करने लगा था, गाने के बहुत असाइनमेंट्स मिलने लगे थे। सारेगामा
जब सारेगामापा नहीं था, सारेगामा था, तब मैं एज अ कंटेस्टेंट भी गया था जब सोनू निगम होस्ट करते थे। अच्छा। तो हाँ हाँ, तो बहुत सारी जर्नी थी पर कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो जब मेरी शादी हुई तो वाइफ ने बोला कि आप ना यहाँ मत रहो, आप मुंबई चलो। तो एक ओवरऑल आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इन बच्चों को, इस बार के बच्चों को लेकर? शुरू में रहता है डर, जैसे अब ऑडिशन एक नाम भी ऐसा है, जब हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं हजारों से, फिर कुछ 60 बच्चे, 100 बच्चे, 100 से 60, 60 से 30, 30 से टॉप 50, तो करीब करीब वो 4-5 ऐसे फिल्टर से वो लोग गुजरते हैं, और सडनली 11-12 लोग, चैनल के क्रिएटिव टीम, म्यूजिक टीम, सब उनको सुन रही होती है। तो एक जो एक प्रेशर होता है ऑडिशन का, वो तो डर रहता है। प्लस ये सब बच्चे ना, सबसे पहला शायद इनके इनमें डर होता है रिजेक्शन का, कि ये नहीं हुआ तो लाइफ शायद खत्म है। सबसे पहला जो दिमाग में सब बच्चों के आता है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो जितनी मेरी मोहल्ले में तारीफ होती है, जितने मेरे क्लास में तारीफ होती है, तो शायद मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं। तो हम लोग स्पेशली, और हमें ऐसा लगता है कि टैलेंट सब में होता है, जीतता वो ये जो मेंटली बहुत सॉर्टेड होता है ना, क्योंकि टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं, आप उसको उस चीज को कैसे देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 100 से हमारी कम्युनिकेशन इस तरीके से शुरू होता है बच्चों के साथ कि कुछ नहीं होगा, आप बस सोच लो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप बाहर हो जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होता। तो हम लोग साइकोलॉजिकली ज्यादा बच्चों के साथ रहते हैं कि कुछ भी बुरा मत सोचो, एंजॉय करो। ये तुम अभी यहाँ पे सिलेक्ट हुए ना इतने सारे बच्चों में, तो उसका कुछ रीजन है, तो उसको जाने मत, उसको प्रेशर अपने ऊपर मत लो। खैर वो टॉप 15 तक आते आते बच्चों में वो रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। उसके बाद धीरे धीरे जब जजेस उनकी तारीफ करना शुरू करते हैं, उनको मजा आता है, अरे वाह ये मैंने गाना किया तो लोगों ने इतना अच्छा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बिल्कुल। ये हम लोग का रोज हमारे रूटीन में, ये रियाज सेशन में भी ये है कि हम एक विजुलाइज करेंगे 10-15 मिनट, आंखें बंद करके। हम लोगों ने कुछ एफर्मेशंस बनाए हैं हर बच्चों के लिए, बच्चा खुद लिखता है कि मुझ में क्या खास बात है। तो एक नियम है कि हम रोज सोने से पहले वो सुनेंगे, उठने के बाद सुनेंगे, जब भी हमारा मन हो वो सुनेंगे हेडफोन लगा के। और उनको ये बता दें कि तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग कितने बच्चे देख रहे होंगे छोटे बड़े जो चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आशीष को देख के अब पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि नहीं तेरे को म्यूजिक करना है तू कर। तो ये तुम इतना जादू क्रिएट कर रहे हो, तो इसको ना इतना एक डरपोक बन के, एक छोटी सोच रख के वैसा मत। अह, अभी इस सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट इन बच्चों पर पड़ता है? षणमुख प्रिया या फिर दानिश के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, तो क्या ये मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है इन बच्चों को? फॉर्चुनेटली ना इन दोनों ही बच्चों पे कुछ भी असर, हमारे हम लोग की बात भी हुई। शनमुखा है 18 साल की, लेकिन वो भयंकर मैच्योर, मतलब उसकी मम्मी पे ज्यादा असर किया था, उस पे तो बिल्कुल नहीं। बोले सर मैं इन लोगों के लिए म्यूजिक थोड़ी करती हूँ, ये लोग कहाँ थे जब मैं म्यूजिक पे स्ट्रगल कर रही थी। तो वो अभी से इतनी क्लियर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब ये लोग टॉप 100 पे थे, जो उस समय सबका कन्वर्सेशन था एक दूसरे के साथ, म्यूजिक टीम का बच्चों के साथ, तो ये हम लोग उनको यही बता रहे हैं कि ये कोई नहीं था, तुम्हारे फूफा मामा भी नहीं थे जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, म्यूजिक क्लासेस में पैदल जा रहे थे, लाइन में खड़े थे धूप में, कैसे मुश्किलों से सीखते थे। तब ये लोग रिश्तेदार तो कोई नहीं था ना तुम्हारे पास। आज तुम लोग मशहूर हो रहे हो तो सब तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं। और एक तबका होता है नेगेटिव लोगों का, जो कुछ भी करो उसमें से वो आपको एक ऐसा ऐसा विंडो दिखाता है कि आप यहाँ पे बुरे हो, लेकिन वो लोग भी जरूरी है, भले ही हमको ये बताता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे भी दे सकते हैं। तो दैट्स दानिश ने और शर्मा फॉर्चुनेटली इस ऐसे ही लिया, एट बहुत अच्छे से। एट द सेम टाइम, अगर बहुत ज्यादा बुराई गलत होती है तो बहुत ज्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो भी कहीं इम्पैक्ट डाल सकती है। पवनदीप और अरुणिता के लिए इतना, इनफैक्ट साइडी के लिए भी इतना 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 पॉजिटिव बोला जाता है, तो क्या ये कहीं उन लोगों को डराता है? नहीं नहीं, बट आज की जनरेशन में इतनी स्मार्ट है, उनको पता है कि मुझे क्या लेना है और क्या अच्छा। इग्नोर करना है, ये तो है। मतलब ये लोग कमाल की जनरेशन है, इनको पूरा पता है कि मेरे फायदे में क्या चीज काम करेगी, भले वो फील गुड फैक्टर हो तो भी मेरे लिए क्या वर्क करेगा, वो इस पे बहुत ध्यान देते हैं। बाकी वो एकदम हटा देते हैं, डिस्टर्ब होते तो हम लोग आपस में बात करके उसको सॉर्ट कर देते अभी बहुत टफ कंपटीशन है। अंजलि गई तो भी मुझे दुख हुआ, सवई गया तब भी मुझे दुख हुआ। अभी अगले जब तक इंडियन आइडल 1 नहीं बन जाता, मैं क्या, आई थिंक पूरी देशवासी सारे म्यूजिक लवर्स दुखी हो रहे थे कि अरे यार इसको नहीं जाना चाहिए।
इट्स अ प्रोसेस, किसी न किसी को जाना है। लेकिन जब कोई जाता है तो गुरुजी आपको कितना दुख होता है? बहुत बहुत ज्यादा। क्योंकि ना जब एलिब्रेशन होता है तो सब लोग, क्रिएटिव टीम है, सब एक ही टीम है हम लोग, तो लोग पूछते भी है कि कालकर जी क्या लग रहा है, कौन किसको जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए क्या था, मतलब जाना तो कोई भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग म्यूजिकली सोचते हैं ना, बाकी लोग वोटिंग का हमें नहीं पता, कौन किसको कितना पसंद कर रहा है वो डेटा हमारे पास नहीं है, क्यों पसंद कर रहा है ये हमको नहीं पता। तो हम जानते हैं जो सच्चाई है, जो म्यूजिकलिटी है, तो उसके हिसाब से तो जितने भी एलिमिनेट हुए वो नहीं होने चाहिए। आइडल 9 तक कैसा फॉर्मेट था कि सब चीजें वोटिंग से एलिमिनेशन हुआ, सब चीज। आइडल 10 से जब हमारी टीम ने करना शुरू किया तो उसमें ये था कि अ, जिन्होंने जिनके कम मार्क्स थे पहले वो लोग बॉटम में आएंगे उस दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसमें से जो कम, जिसको कम वोट मिले तो वो आउट होगा। उससे क्या हुआ कि जैसे आइडल 9 तक जो बहुत अच्छा भी गाता था लेकिन उसके वोट कम थे तो वो एलिमिनेट हो जाता था। जब सलमान अली, नितिन, उस समय से हम लोगों ने ये शुरू किया कि जो बुरा गा रहा है ना उसको पहले कम मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली, तो वो बॉटम में आएगा और उसमें देखा जाएगा कि किसको कम वोट मिले। तो उससे क्या होता था कि हम अच्छा टैलेंट बचा पाते, क्योंकि अच्छा गा रहे हैं तो आपको रहना बनता है ना। क्योंकि हम यही तो बच्चों को समझाते हैं जब वो उदास होते थे कि तुम अच्छा गाओ, बस अच्छा तो गाओगे तो फिर ये जो बॉटम में नहीं आओगे। पवनदीप के तो इतने भयानक फैन फॉलोअर्स हैं, कहीं यूएस से बात होती है, कभी यूके से बात होती है, तब जाम्बिया तक, श्रीलंका और सब जगह से मुझे मैसेजेस आते हैं। जब वो बॉटम में आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, लोगों को बहुत हाँ। हर्ट हुआ, सब लोग गुस्सा कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्या उन लोगों के लिए आप कुछ बता सकते कि ऐसा कैसे होता है? नहीं, अब उस दिन क्या भी, क्योंकि उस दिन सवई एलिमिनेशन हाँ। एलिमिनेट हुआ था। हाँ। तो आप देखो कि ऐसे दो धुरंधर जिन्होंने आइडल की शुरुआत में सिर्फ यही दो दिखते थे, हाँ। सवई और पवन जी, हाँ। इसके अलावा कोई शाइन, मतलब किसी के दिमाग में नहीं आता था कि अरुणिता कौन है, शायद किसी के दिमाग। अभी क्या हो रहा है, सब बच्चे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तब। मतलब आप किसी को ये नहीं कर सकते कि साइली कौन, ऐसा नहीं। और ये हर शो में होता है, शुरू हाँ। शुरू में एक दो लोग बहुत शाइन करते हैं, उसके बाद जैसे ही दूसरे अपना गेम दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो ये होगा। और उस दिन 0.5 ऐसे कुछ के इसमें ये यही दोनों बॉटम में थे। अब और दोनों हाईएस्ट वोटर्स हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है कि सवई को कम वोट नहीं मिल सकते, पवन को नहीं, पवन को तो सवा, मतलब यही दोनों थे जो शुरू से लेकर अभी तक भी उनको भयंकर वोट मिलता है, बहुत ज्यादा। आपको याद होगा तो एक समय जब सवई ने किशोर दा की कव्वाली थी, हाल क्या है दिलों का, उसमें वो भूल गया था, और विशाल ददलानी जी ने उसकी क्लास भी ली थी, तो मैं ऐसे भूल, लेकिन नेक्स्ट वीक उसको हाईएस्ट वोट थे। क्योंकि लोग वो बोले जाने देना, जो बेचारा बेचारा भूल गया, उल्टा उसके पक्ष में चीजें हो गई। तो ऐसा भी दौर आया है, और ऐसा भी दौर आया कि उसको जाना पड़ा, क्योंकि पवनदीप ने भी उस दिन उतना अच्छा नहीं गाया था कंपेरेटिवली, इसीलिए वो दोनों बॉटम में है। हो सकता है कि उस दिन कोई और बॉटम में होता तो सवई के अच्छे नहीं गाने के बावजूद भी सवई रहता, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि वोट उसको तो अच्छी नहीं। अभी उस समय भगवान की स्क्रिप्ट थी कि देखो पवन भी बॉटम में है, इसीलिए ये कोई भी जा, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाला सवाल पवन। पूछना है भाई। सब लोग बोलते हैं इट्स अ स्क्रिप्टेड शो, इट्स अ स्क्रिप्टेड शो। क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को जिनको लगता है? स्क्रिप्टेड शो नहीं, अब इसको मैं कैसे, क्योंकि अब मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं भी पहले टीवी देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं। क्या होता है ना, हम माहौल बनाते हैं, जैसे अब मदर स्पेशल है। अब किसी सबके मम्मी आई है, दो तीन बच्चों की मम्मियां नहीं आई है, तो अब यहाँ तक स्क्रिप्टेड हो सकता है कि इसकी मम्मी सरप्राइजिंगली आएगी स्टेज पे, सिर्फ इतना स्क्रिप्टेड है। उसका रोना, उनका अटैचमेंट, ये स्क्रिप्टेड नहीं। आप माहौल बना सकते हो, लेकिन उसमें वो आप स्टेडियम बना सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटीज कर सकते हो एक स्टेडियम में, लेकिन वहां पे गेम किस तरीके का होगा वो प्लेयर्स पे। तो स्क्रिप्टेड वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अब मम्मी को ऐसे ही पेश करना है, तो ये आप सोच सकते हो कि उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो 6 महीने से अपने पापा से, मम्मी से नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो हम देखना चाहेंगे कि कैसा रिएक्शन होगा उसका। तो वो होता है। तो इसको उतना अपन स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं कि हमने एक माहौल, एक पत्ता फेंक के देखा है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि
हम्म, वो वैसे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब भी जब 10 आधे घंटे पहले रोज बच्चे वीडियो कॉल करते हैं अपने पेरेंट्स, तो कभी कभी ऐसा होता है, अरे तू क्यों आ गई यार, आई मेरे को डर, ऐसा भी होता है कभी। अच्छा। हाँ, तो स्क्रिप्टेड नहीं है, इवन जजेस जो बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एक माहौल है, कि एक माहौल बनाती है एक स्क्रिप्ट, लेकिन आ, वो कैसे वहां पे परफॉर्म करेंगे। जैसे जावेद अली जी भी स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो लिखते थे कि बच्चन साहब ऐसे आएंगे, लेकिन वो उनका करिश्मा था कि वो, जैसे उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने बोला था ना, अरे कितने आदमी थे, लोग मेरी इस पे तारीफ करते हैं, क्या डायलॉग लिखा, तो ये कोई डायलॉग है क्या? उससे जिस तरीके वो माहौल जिस तरीके का बना गया था ना वहां पे, उसके कारण वो वो अच्छा लगा। इम्पोर्टेंट